चलो तो स्टार्ट करें। तो देखो इसने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन क्या है कि ये फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव वाला। तो इसमें क्या कह रहा है ये, इसने कहा पहले क्वेश्चन में कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ए एन हैज अ पीक। तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है पीक का, ठीक है ना। ये पीक का डेफिनेशन लिखा है कि पीक एट एन, अगर ए एन ज्यादा है मोर देन और इक्वल टू ए के फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू एन। तो मतलब है ए एन की वैल्यू जो है ज्यादा है किससे, के मोर देन इक्वल टू एन, उसके आगे वाले टर्म से, है ना। यस तो ठीक है ना। तो उसके आगे के जो भी टर्म्स हैं, ए एन इज द हाइएस्ट अमॉन्ग ऑल द टर्म्स आफ्टर दैट, ये कहना चाह रहा है। देख लो, है ना। ए के मोर देन इक्वल टू एन है और यहाँ ए एन ए के से ज्यादा है। के मोर देन एन का मतलब क्या है, ये इंडेक्स है ना। तो ये इंडेक्स है, तो के जब ज्यादा है तो वैल्यू कम है सीक्वेंस की, के जब ज्यादा है तो ए के की वैल्यू ए एन से कम है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल A1 A2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब जरा समझो, A1 इज अ पीक इफ एंड ओनली इफ। क्या समझ आ रहा तुम लोगों को, बताओ। इससे कोई सीक्वेंस है मेरा A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं पहला टर्म जो है वो उसकी एक पीक होगी। कब ऐसा होगा, डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है, देख के बताओ। क्वेश्चन समझ आ रहा है। यहां लिखा है एन पीक है। यस, क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे ना, क्योंकि an ग्रेटर देन k है और k ग्रेटर देन n है। हाँ, तो यहाँ पे ये मतलब हो गया ना कि जो A1 है वो मोर देन इक्वल टू ए के होगा फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू 1। सो यहाँ इन्होंने ए एन को, ठीक है, पीक एट एन बोला है ना, या मैं वैसे बोल रहा हूँ पीक एट 1। या पीक एट 1 लिख सकते हो तुम इसको, जैसे उसका टर्म है। पीक एट 1 इफ एंड ओनली इफ A1 इज मोर देन इक्वल टू ए के फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू 1। मतलब आप सही कह रहे हो कि सीक्वेंस क्या होगा, डिक्रीजिंग हो ना हो जरूरी नहीं है, डिक्रीजिंग होना चाहिए। जरूरी ये है कि A2 A3 A4 जो सारे टर्म्स हैं वो A1 से कम होने चाहिए। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग उसका कोई चक्कर नहीं है, बट ये कि A1 की वैल्यू हाईएस्ट होगी अमॉन्ग ऑल टर्म्स। मतलब A1 के बाद के जितने टर्म्स हैं वो उससे छोटा होना चाहिए, तब बोलेंगे कि 1 पीक एट 1। मतलब जैसा इन्होंने लिखा पीक एट 1, तो इसको यही लिखेंगे, इसका लैंग्वेज छोड़ दें, पीक एट 1। 1 पे पीक होगा अगर A1 की वैल्यू हाईएस्ट है, उसके बाद के जितने टर्म्स है डिफाइन करके बता रहा है। अब इसके बेसिस पे तुम्हें आगे डिसाइड करना है। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं तुम्हें और बताओ। तो जैसे एक सीक्वेंस है 1/n, इसके टर्म्स क्या है 1 1/2 1/3। तो आपको ये बताना है कि इस सीक्वेंस में किस किस पॉइंट पे पीक है, मतलब एट व्हाट आर द नंबर्स एट विच, जो पीक का डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई करेगी किस किस पॉइंट पे, 1 पे, और बस 1 पे ही होगा। इस तरह से टर्म्स हैं, तो किस किस पॉइंट पे। हाँ, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यस, तो 1 पे पीक आएगी और 2 पे क्यों नहीं आएगी। चलो फिर से मैं लिखता हूं, देखो वहां डेफिनेशन था पीक एट n if and only if an is more than equal to ak for all k more than equal to n। ये डेफिनेशन है, an more than equal to ak for all k more than equal to n। मैंने कहा पीक एट 1 if and only if a1 is more than equal to ak for all k more than equal to 1। तो ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है सीक्वेंस, तो पीक 1 पे है। अब मेरा क्वेश्चन ये है पीक एट 2 if and only if a2 is more than equal to ak for all k more than equal to 2। क्या इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ये है। सो पीक 2 पे है कि नहीं है, क्वेश्चन ये, यस और नो। पीक एट 2,
यस, है ना? सो नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे 1 इज अ पीक, 2 इज अ पीक, सो हाउ मेनी पीक्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस? नंबर ऑफ पीक, हाँ, इनफैक्ट ईच टर्म या ईच नंबर इज अ पीक हेयर। देख लो, किसी इसमें कंफ्यूजन है पूछो, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, तो मैं बोल रहा हूं 1 इज अ पीक बिकॉज ऑल द टर्म आफ्टर इट आर लेस देन 1। 1/2 is a peak because all the term after it is a मतलब are less than that। so यही तो कह रहा है कि n पे पीक होगा अगर n के बाद के जितने टर्म्स हैं, n के बाद के जितने टर्म्स हैं वो सब छोटे होंगे an से। तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ पीक्स कितने हो गए? इनफाइनाइट। कौन सा वाला इनफाइनाइट? काउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट? ऑब्वियसली काउंटेबली ही होगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स एक्चुअली नेचुरल नंबर है, तो काउंटेबली ऑब्वियस होगा, अनकाउंटेबल कभी हो भी नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि इंडेक्स नेचुरल नंबर है। ओके तो एक सीक्वेंस हमने ऐसा ढूंढा जिसके पास इनफाइनाइटली मेनी पीक्स हैं। अब तुम मुझे कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पीक हो, एक ही पीक हो मान लो। कैन यू टेल? कांस्टेंट सीक्वेंस। सो कांस्टेंट सीक्वेंस में सारे पीक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इक्वलिटी लगा हुआ है ना, इक्वलिटी इंक्लूडेड है, तो इन इक्वलिटी चूंकि अगर यहां इंक्लूडेड है इक्वलिटी, तो कांस्टेंट सीक्वेंस में ईच टर्म इज अ पीक। और बताओ, मतलब ऐसा सीक्वेंस ढूंढो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पीक हो, तो एक ही पीक हो या 2 हो या 3 हो, इस तरीके से। क्या? साइन 2n पाई। तो इसमें क्या होगा? अगर साइन 2n पाई लोगे तो क्या होगा? तुम n की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओ तो क्या बनेगी, इसके टर्म्स कैसे आएंगे? n को 1 रखूंगा, साइन 2 पाई 0, तो ये सारे टर्म 0 ही हो जाएंगे, फिर तो 2n पाई तो 0 ही होता है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। तो साइन n पाई 2 से क्या होगा? चलो ठीक है, तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से ले लेता हूं मैं। तो साइन n पाई 2 लिखे तो इसमें क्या आएगा? साइन n पाई 2। इसमें कितने टर्म्स हैं, मतलब क्या क्या टर्म्स हैं? तो इसमें टर्म्स, पहला टर्म n को 1 रखोगे, साइन 91, दूसरा 0, तीसरा -1, चौथा 0, फिर यही चलता रहेगा। बताओ, तो ओसिलेटिंग सीक्वेंस चलेगा, कोई भी सीक्वेंस, कंडीशन नहीं लगाया ना, तो एनी सीक्वेंस विल वर्क। हाँ ये ओसिलेटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट टर्म्स हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हिच टर्म इन दिस सीक्वेंस इज अ पीक? हाँ कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में क्या होना चाहिए? a1 मोर देन इक्वल टू ak फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू 1। ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट? देखो पहली टर्म हाईएस्ट है, उसके बाद के सारे टर्म से इक्वलिटी अलाउड है, यस और नो? तो 1 भी पीक है, आगे 0 है? नहीं, 0 पीक नहीं हुआ, क्योंकि बाद में 1 भी आ रहा है आगे जाके, तो 0 इज नॉट अ पीक। -1 वाले टर्म वो पीक नहीं बनाएगा, 0 वाला फिर नहीं बनाएगा, फिर 1 वाला बनाएगा। तो जहां जहां 1, हाँ, तो जहां जहां 1 आ रहा है वो वाले टर्म्स पीक हैं, तो यहां भी इनफाइनाइटली मेनी पीक मिल जाएंगे। लेकिन हम एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं जहां पे फाइनाइटली मेनी पीक्स हो। बोलो, इसकी बात करते हैं। इसमें टर्म्स क्या क्या हैं? पहला टर्म अगर 1 रखोगे तो चलो इसको n+1 कर देता हूं मैं। सो ये कर दिया मैंने, -1 के बाद n+1 अपॉन n। सो पहला टर्म n को 1 रखो तो पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म
फिर +1/3। तो यहां से फिर से प्रॉब्लम ये है, सो बताओ यहां कितने पीक है? पहला टर्म तो है, पहला टर्म पीक है ना, क्योंकि a1 मोर देन इक्वल टू ये है। दूसरा वाला नहीं होगा क्योंकि ये हाईएस्ट, इसके बाद पीक का मतलब ये कि उसके बाद के सारे टर्म उससे छोटे हो, ये चीज है, छोटे हो या इक्वल अलाउड है। तो -1/2 है, तो इसके बाद के सारे टर्म्स इससे छोटे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आ गया, तो ये तो नहीं है। ये वाला पीक होगा 1/3 हो जाएगा। तो यहां पे इनफाइनाइटली मेनी आ गया। मैं ढूंढ रहा हूं एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे पीक हो ना, नो पीक हो या फाइनाइट नंबर ऑफ मेनी पीक्स हो, ऐसा कोई सीक्वेंस बताओ। चलो ये सीक्वेंस लो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बताओ इसमें कितने पीक है? सोच के बताओ। लास्ट टर्म कौन सा, विच नंबर? पीक इज अ नेचुरल नंबर। पीक क्या था कि जिसके बाद के सारे टर्म उससे छोटे हो, यही कह रहा ना। n मोर देन इक्वल टू ak फॉर ऑल k मोर देन n। तो n के बाद वाले सारे टर्म्स हाईएस्ट, मतलब n के बाद के सारे टर्म इससे छोटा हो जाएगा, है ना, k ज्यादा है n से, तो इंडेक्स जब बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होनी चाहिए। इट्स नॉट डिक्रीजिंग, जस्ट बोल रहा है कि n इज अ पीक, तो उसके बाद के सारे टर्म उससे छोटा होना चाहिए। क्या लगता है इसमें ऐसा कोई टर्म है जिसके बाद के सारे टर्म उससे छोटे हो जाएंगे? सर सीक्वेंस हमेशा कोई पैटर्न फॉलो करता है? नहीं, जरूरी नहीं, आप रैंडम बना सकते हो, हम बनाएंगे अभी। उसको जरूरी नहीं पैटर्न ही फॉलो करेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। तो हम जो कि पैटर्न वाला ले रहे हैं, बिना पैटर्न का भी चल जाएगा। जैसे पहला टर्म मैं ले लूं एक ऑड में नेचुरल नंबर, दूसरा मैं वो ले लूं मैं 1/n टाइप का, वैसा कर सकते हैं। यस, अभी देखते हैं, रुको। तो इसके पास क्वेश्चन ये, इसके पास कितने पीक है? कंक्लूजन क्या आया? जीरो पीक्स। यस, सो इट हैज नो पीक, है ना, सो इट हैज कोई पीक नहीं है, तो जीरो इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हमें दो सीक्वेंस ढूंढे। अब एक्चुअली मेरा पर्पस ये था, यहाँ से जीरो पीक आ गया। चलो यहाँ देखते हैं जरा ऑप्शंस क्या कह रहा है। तो कहाँ गया, अरे यार, ठीक है। चलो देखो, तो पीक एट n, अगर an के बाद जो n के बाद सारे टर्म में छोटे होंगे इससे, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, नो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैन हैव ओनली फाइनाइटली मेनी पीक्स। यस और नो? फॉल्स। सो जीरो भी तो फाइनाइट नंबर, लेकिन फाइनाइटली मेनी पीक्स का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक, ऐसी बात कर रहा है। अभी डिपेंड करता है तुम फाइनाइट। सर अगर सीक्वेंस ले लें 5 हाँ 3 4 0 फिर -1/2 -1/3 ऐसे, चलिए ठीक है, चलेगा। तो इसमें फाइनाइटली मेनी पीक्स हो जाएंगे। कितने पीक्स हैं? एक 5 एक 4। ओके 5, क्योंकि इसके बाद के सारे टर्म इससे छोटे हैं, तो यस। 4 के बाद के सारे टर्म इससे छोटे हैं, यस। और 0 के बाद के सारे टर्म छोटे हैं, यस। अब -1/2 और -1/3 में क्या रिलेशन है? तो 1/2 बड़ा है, तो -1/2 छोटा है -1/3 से, ठीक। तो इसके बाद के टर्म बड़े हो गए ना इससे, तो हमें छोटा है, यस। तो तुमने कितने बना दिए? यस, सही है। हाँ, तुम जोड़े, दिस इज फाइन। सो दिस इज अ सीक्वेंस व्हिच हैज 3 पीक्स,
है ना, सीक्वेंस जरूरी नहीं पैटर्न फॉलो करेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, सीक्वेंस में आप एनी टर्म्स यू कैन कंसीडर, यहां हालांकि ये टर्म फॉलो कर रहा है। तो पहला कहा नो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैन हैव ओनली फाइनाइटली मेनी पिक्स, दिस इज रॉन्ग, ये भी एग्जांपल है, या अगर आप जीरो को फाइनाइट नंबर मांगते हो तो पीछे हमने एक एग्जांपल बनाया है ना n वाला, तो देयर इज नो पीक। दूसरा कह रहा है नो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैन हैव इनफिनिटली मेनी पीक, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ये भी फॉल्स है। अभी हमने एग्जांपल बनाए थे ये वाला 1/n वाला, इस सीक्वेंस में हर नंबर पीक है, हर टर्म इसका पीक है ना? इफ यू कंसीडर अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो ईच टर्म इन दैट सीक्वेंस इज अ पीक। तो 1 के पीछे आगे साइड नंबर छोटे हैं, तो ये भी गलत है। और थर्ड पे एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैविंग फाइनाइटली मेनी पीक्स must have the property that an more than equal to 0 for all n greater than some k। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस में मान लो फाइनाइटली मेनी पीक है, तो जरूरी है कि उसके टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए आफ्टर सम पॉइंट। इनिशियली कुछ नंबर तुम नेगेटिव ले सकते हो, आफ्टर सम पॉइंट ईच टर्म हैज टू बी पॉजिटिव और जीरो, है ना, नॉन नेगेटिव, मतलब ईच टर्म हैज टू बी नॉन। से आपने ये एग्जांपल बनाए, तो यहां आपने नेगेटिव नंबर का हेल्प लिया, तो यही ये कहना चाह रहा है, इसलिए फाइनाइट नंबर आया। तो कोई सीक्वेंस है एनी सीक्वेंस ऑफ हैविंग फाइनाइटली मेनी पिक्स, यही ले लो, हैव द प्रॉपर्टी दैट n मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर, ऐसा ध्यान नहीं हो रहा है, ये चेक करो। यस सर, इस फॉल्स है ना, इस सीक्वेंस में 3 पिक्स हैं। अब बोल रहा है कि जरूरी अगर किसी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ पिक्स हुए, तो जरूरी है कि कुछ टर्म को छोड़ दे तो आगे के सारे टर्म को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन यहां तो नेगेटिव है, तो ये भी गलत कह रहा है। तो ऑप्शंस क्या है? देन चुनना क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देन कौन कौन सा ट्रू है ना? नन ऑफ दिस आर ट्रू, चेक कर लो। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो जब फॉल्स दिखाना है तो वन एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स। ट्रू दिखाना है तो यू हैव टू प्रूव और यू हैव टू कन्विंस थ्रू डेफिनेशन और थ्योरम्स। ये कंफ्यूजन है किसी को इस क्वेश्चन में? देख लो। नेक्स्ट सेकेंड वाला कह रहा है कि let C denote the set of complex numbers and imaginary part of C denote the imaginary part of the IM of Z, sorry IM of Z denotes the imaginary part of Z जो कि complex number होगा। Consider the set, कैपिटल S एक सेट है जिसका एलिमेंट स्मॉल s है जो कि रियल नंबर है ना? तो कैपिटल S में जो भी एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। There exists Z, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा मुझे सच दैट इमेजिनरी पार्ट तो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, एंड s बराबर z² प्लस 2z माइनस 1 हो जाए। तो तुम्हें एक मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बताना होगा जिसके लिए s रियल नंबर आ जाए। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम यहां पुट करो तो s रियल नंबर आ जाए, ऐसा कोई एक सीक्वेंस बताओ, सॉरी ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, ट्राई करो। सो यू सर्च एनीवन, देयर एग्जिस्ट बोला हुआ है, देयर एग्जिस्ट मतलब है ना, तो एक ऐसा तुम z ढूंढ के बताओ जिसमें यहां z कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए उसका, तो आयोटा समथिंग आएगा, वो समथिंग नॉन जीरो होने चाहिए, और उसमें तुम्हें इस तरह से रखना है कि s रियल नंबर हो जाए, ऐसा ढूंढना है। कोई ढूंढ के बताओ। आयोटा स्क्वायर। क्या z? आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, z क्या लोगे? क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट z? z क्या लूं मैं ताकि s रियल नंबर आ जाए? तो जेड आयोटा स्क्वायर अगर लें, नहीं आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, तो z -1 हो गया, उसके इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया आपका, -1 + 0 आयोटा।
सर आयोटा प्लस वन। आयोटा प्लस वन पुट करके देखो, बाकी लोग चेक करो। सो एस को यहां में लिख सकता हूं z प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूं -2, ऐसा कुछ। तुम पहले चेक करो, आयोटा प्लस वन प्लस आयोटा कह रहे हो ना आप, सो आप पुट करके वेरीफाई करो। जब कोई आंसर आप बता रहे हो तो पुट करके चेक करो क्या ये रियल नंबर आएगा आपका। चेक 1 प्लस आयोटा रख के देखो क्या वो रियल नंबर आएगा। एस में आयोटा फ्री होगा एस, यस और नो। 4 आयोटा आ रहा है तो आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा इज नॉट सुटेबल एग्जांपल। हिंट के लिए ये लिख दिया मैंने, अब तुम यहां से डिसाइड कर सकते हो, हिंट है। ये स्मॉल एस एक्चुअली, दिस इज स्मॉल एस, ठीक है। एनीवन, कोई भी ऐसा जेड बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसको पुट करे तो एस रियल नंबर आ जाए। अच्छा इधर बता रहे हैं कि 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो उसको खोलो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को, तो 1 माइनस 1 0 प्लस 2 आयोटा सजेस्ट कर रहे हो तो -2 आयोटा हो जाए। नहीं सर आयोटा -1, यस इट विल वर्क, ठीक है ना। अगर z प्लस 1 को मैं आयोटा रख दूं फॉर एग्जांपल, तो z प्लस 1 को आयोटा रखने का मतलब है कि z बड़ा माइनस, तो यहाँ पे एक एग्जांपल पूछा था ना मैंने, तो -1 प्लस आयोटा ले लो, इट विल वर्क। तो z मेरा -1 प्लस आयोटा है और आयोटा क्या है यहाँ पे, है ना। इनफैक्ट मैं ऐसा ले लूं z प्लस 1 को b आयोटा ले लो, तो a प्लस आयोटा भी होता है ना, तो a की जगह -1 लो, तो a प्लस b आयोटा ले लो। तो ये बोल रहा हूँ z इज इक्वल टू -1 प्लस b आयोटा, जहां b कोई भी रियल नंबर हो और b को हम जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि इसने कहा ना इमेजिनरी पार्ट को आप जीरो नहीं ले सकते, तो b को मैं जीरो नहीं ले सकता, b को मैं कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मतलब, क्या सजेस्ट कर रहा हूँ मैं कि z प्लस 1 को आयोटा b ले लो, तो इस z प्लस 1 को आयोटा b रख दो, तो कितना हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b माइनस 2, तो यहाँ से स्मॉल s की वैल्यू जो आ गई -b स्क्वायर -2 आ गई, जहां b कोई भी रियल नंबर है। अब मुझे बताओ ये किस सेट में बिलोंग करेगा, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस पॉइंट, s का रेंज क्या है, जहां b कोई भी रियल नंबर है नॉन जीरो, तो बताओ ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगी। पॉजिटिव रियल नंबर। कैसे, तो -b स्क्वायर -2 है, पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। इंटरवल बताओ, इसका रेंज बताओ। मान लो ये फंक्शन है -x स्क्वायर -2, तो उस फंक्शन का रेंज क्या होगा, डोमेन रेंज पढ़ा होगा ना लोअर क्लास में। व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सर -∞ to -2। हाँ -100 से -2, चूंकि b की वैल्यू जीरो अलाउड नहीं है तो इसकी वैल्यू -2 अलाउड नहीं होगी, तो ऊपर लगा दिया, दिस इज द इंटरवल, ठीक है। तो ये जो कैपिटल S है एट द एंड ये हो गया तुम्हारा, तो कैपिटल S इज दिस सेट एक्चुअली, ठीक है। अब पढ़ो ऑप्शंस, S इज नॉट रियल नंबर बट S कंटेन इनफाइनिटली मेनी पॉइंट, सही कह रहा है। S रियल नंबर के इक्वल थोड़ी है, रियल नंबर कब होता है S, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तो रियल नंबर तो बहुत सारे और भी पॉइंट है, तो दोनों सेट इक्वल तो नहीं है ना, सही बात है इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल तब होता है जब S आ जाता -∞ से +∞। S इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नहीं। S एग्जैक्टली रियल नंबर के इक्वल है, नहीं। S एम्प्टी सेट है, नहीं। हो गया। देख लो,
तो जो कंफ्यूजन है कुछ? अगर डोमेन रेंज निकालना नहीं आता है तो 11-12 का बुक पढ़ो, स्पेशली जिन लोगों को नहीं पता है कि -x2 -2 फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, तो जाके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उस फंक्शन में जाके पढ़ो कि हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। नहीं तो JEE का फंक्शन चैप्टर एक बार कवर कर लो, IIT JEE मेंस एडवांस वाली कोई बुक उठाओ, उसमें फंक्शन चैप्टर एक बार ठीक से पढ़ लो, डोमेन रेंज है ना, क्योंकि फंक्शन का डोमेन रेंज तो पता ही होना चाहिए ना। प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, PMF फंक्शन है, CDF फंक्शन है, MGF फंक्शन है ना, सब कुछ फंक्शन ही है, डिटरमिनेंट एक फंक्शन है, तो हर फंक्शन है तो फंक्शन के पास डोमेन और रेंज तो होगा ही, तो आपको पता होना चाहिए एवरी फंक्शन हैज डोमेन एंड रेंज, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड डोमेन रेंज। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि देखो उस नोटेशन बता रहा था ना उस दिन मैं, ये P माइनस Q लिखा हुआ है जिसका मतलब है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, तो ये नोटेशन का मतलब माइनस है। सो मान लो एक सेट S है, S कॉम्प्लीमेंट डिनोट कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, टू सेट PQ है, P माइनस Q का मतलब है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, तो P माइनस Q तो ये वाला, सो ये P है ये Q है, सो दिस सेट इज एक्चुअली P माइनस Q, so this set is P minus Q, okay? A, B1, B2, B3 be the four sets. Which of the following set is not true? Which of the following statement is not true? तो इन चार में से कौन कौन सा ट्रू नहीं है? Which of the following is not true? मतलब एक ही स्टेटमेंट होगा जो ट्रू नहीं होगा, तो ठीक है ना। एक तो ऑप्शन है वेन डायग्राम, दूसरा ऑप्शन एग्जाम्पल, तो ये सॉल्व करूं मैं, समझ ना तुम्हें क्या कह रहा हूं मैं, तुम चार सेट अपने मर्जी से बना लो, ठीक, फिर क्या करोगे LHS निकालो RHS निकालो, अगर सेट सेम होगा तो दोनों सेट की वैल्यू सेम आएगी। एग्जांपल के लिए चलो, तो अगर मैं अभी एग्जांपल के तो बताऊं, मान लो A में 1 2 है, B1 में 2 3 है, एग्जांपल के लिए, B2 में तुम ऑप्शंस देख सकते हो। अच्छा कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट भी होगा कोई ना कोई, तो यूनिवर्सल सेट तुम ले लो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में लोगे तुम? प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में लेते हो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में? यूनिवर्सल सेट। तो सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। हाँ, तो इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी सैंपल स्पेस इज यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन एक्चुअली है, तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस थोड़ी तुम्हें गिवन है, तो यू हैव टू गिव वन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जो भी गिवन सेट्स हैं उसका वो सुपर सेट होगा, या जो भी गिवन सेट्स है वो उस सेट का सबसेट होगा, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। तो मैं अगर यूनिवर्सल मान लेता हूं 1 2 3 4 5, चलो 5 तक ही ले लो एग्जांपल के लिए, 1 से 5 यू ले लिया, A is 1 2, B is 2 3 3 4 और B3 is 4 5, एग्जांपल के लिए एक मैंने अपनी मर्जी से सेट बनाए। अब क्या करना है तुम्हें, यू हैव टू फाइंड LHS, यू हैव टू फाइंड RHS, देखना है इक्वल आ रहा है क्या, ठीक है। तो जो भी डिफरेंट आएगा वो आउट हो जाएगा, बिकॉज यू नो वन एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स। अगर ऐसा हुआ फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल के लिए 2 स्टेटमेंट आपके ट्रू आ गए, इसका ये मतलब ट्रू हो गया। एग्जांपल कभी ट्रू नहीं बता सकता, एग्जांपल फॉल्स की गारंटी देता है, ट्रू की गारंटी नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, एग्जांपल बनाया आपने, LHS निकालो RHS निकालो, फाइंड करो, यू फाइंड बोथ। अगर इक्वल आया तो ट्रू हो सकता है, ये नहीं ट्रू होगा, ट्रू हो सकता है। अगर डिफरेंट आया तो पक्का आउट हो गया, वो ऑप्शन पक्का आउट हो गया, वो कभी ट्रू नहीं हो सकता फिर। तो उस तरह से कर लो चेक। अगर मान लो ऐसा हुआ 2 ऑप्शन सेम आ गए, तो यू मेक अ न्यू एग्जांपल, आप कुछ नया एग्जांपल बना लो, यूनिवर्सल सेट 1 से 10 ले लो, इसमें कुछ ऐसे डिसजॉइंट सेट्स कंसीडर कर लो, समझ आ रहा है। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ऐसा कर लो, A को 1 ले लो, B1 को 2 ले लो, B2 को जस्ट 3 ले लो और B4 को 4 ले लो, ये एग्जांपल है, इसके लिए काम कर लो। और चूंकि सेट्स इक्वल होगा, चाहे कुछ भी एग्जांपल लो, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल ही आएगा, ये चीज है। सो जस्ट समझ आ रहा ना, तो मुझे करने की जरूरत है नहीं, यू फाइंड दिस, चेक करो ट्रू या फॉल्स, फॉल्स है तो आउट करो, ऐसे करके एक एक ऑप्शन चेक करो और ट्राई करके आना। अगली बार जब क्लास होगी, आपका शेड्यूल क्या है, ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आई थिंक ट्यूसडे एंड सैटरडे आपका शेड्यूल है, ट्यूसडे सैटरडे या ट्यूसडे फ्राइडे,
क्या होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे ना, ISIM स्टैट्स का शेड्यूल है ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो जब फ्राइडे को क्लास होगी तो आप लोग ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये आपको करके आने हैं, बहुत लोगों ने अभी भी करके आए होंगे, तो सॉल्व करके आओ ताकि तुम्हें ये श्योरिटी हो कि तुम्हें समझ आया कि नहीं समझ आया। सिर्फ वीडियो देखने से, क्लास अटेंड करने से तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम क्लियर होगा तुम्हें सेल्फ स्टडी करने से, चाहे तुम कोचिंग जाते हो नहीं जाते हो, वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेन है तुम्हारा सेल्फ स्टडी। तुम बिना कोचिंग के पढ़ोगे तब भी सिलेक्शन होगा, कोचिंग के साथ पढ़ोगे तब भी सिलेक्शन होगा, कोचिंग लगा के नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे। सिंपल, समहाउ यू हैव टू वर्क, ये चीज है। सर इसका आंसर सी था कब? इसका आंसर सी। अब मुझे आंसर नहीं पता, आंसर भी देखना पड़ेगा। आई डोंट नो आंसर। या तो फॉर्मूला लगा सकते हो, एक काम ये कर सकते हो तुम, मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा तो पूछा नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो जो एग्जांपल से ट्रू नहीं, मतलब 3 स्टेटमेंट ट्रू आएगा, फिर तो एक ही होगा जो ट्रू नहीं है, क्योंकि एग्जांपल कुछ भी ले लो। अच्छा फॉर्मूले से लगाना, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम लोग इसको। तो अगर फॉर्मूले से मैं करूं, मतलब देखो एक तो मैंने सजेस्ट किया एग्जांपल, दूसरा तरीका प्रूफ करना, प्रूफ भी कर सकते हैं। तो फोर्थ को अगर देखूं A इंटरसेक्शन B1 यूनियन A इंटरसेक्शन B2 यूनियन A इंटरसेक्शन B3, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मुझे फॉल्स चुनना है, ध्यान रखना मुझे फॉल्स चुनना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे A इंटू B प्लस C प्लस D, तो क्या करोगे A इंटू B प्लस A इंटू C प्लस A इंटू D, वैसे ही ये चल रहा है। So this is distributive law, ठीक है ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसको देख लो, ये माइनस है A माइनस दिस, तो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कॉम्प्लेक्ट वो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी और इंटरसेक्शन हो जाएगी। तो C वाला फॉल्स है, यस ठीक है ना। तो एक तरीका भी तुम प्रूव करो, एक तरीका एग्जांपल से ऑप्शन डिस्कार्ड करो, जो भी तुम्हें ठीक लगता है वो करो, ये है प्रूफ का। ये है, इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट माइनस, तो वैसे भी तुम प्रूव कर सकते हो। तो चूंकि मैं इस ऑप्शन में प्रूफ करने के फेवर में नहीं रहता। अच्छा ये तो बहुत इजी सा है ना, इसका जस्ट डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया ना, दिस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दिस, तो ये भी ट्रू हो गया। और ये तुम देखो यहाँ पे क्या है, A इंटरसेक्शन B1 कॉम्प्लीमेंट B2 यूनियन B3 है, लेकिन ये जब हटाओगे तो इंटरसेक्शन आएगा, पूरा कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी और यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा। फिर इसको ठीक से एक साथ कर दो कॉम्प्लीमेंट वालों को, तो आई थिंक यहाँ पे A इंटरसेक्शन B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन वालों को एक साथ कर दो, तो A इंटरसेक्शन B1 फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, हाँ मतलब कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है, तो B1 यूनियन B2 यूनियन B3 होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी ट्रू आ गया। तो वैसे प्रूव करना ही बहुत इजी है इसका, समझ रहे हो ना, मतलब प्रूफ भी इजी हो जाएगा इसको तुम। तो एक तरीका ये भी है कि इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो और राइट साइड डिराइव कर लो, सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स ही चुनना था। किसी को पूछना है इसमें कुछ? डन, चलो तो ये बहुत आसान है, तो प्रूफ भी कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट करो, सिंप्लीफाई जस्ट इसको यूज करो, इससे हो जाएगा। फोर्थ, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बार विद अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो हम लोग जानते हैं ना कि अगर z मान लो है a प्लस आयोटा b, तो z बार क्या होगा जी? तो ये होगा a माइनस आयोटा b। और तो पूछ रहा है आपसे कि देन द इक्वेशन z इंटू z बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इंटू z बार इज इक्वल टू 0 हैज exactly 3 roots, exactly 2 roots, infinitely many roots, only real roots। तो सॉल्व कर सकते हो इसको, बताओ। एक तो z इंटू z बार का क्या रिलेशन है जी? सर ओवरऑल सॉल्व करके ना a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा आपने क्या किया, ऐसे इसको पुट कर दिया आपने ऐसे, ठीक, तो क्या आया? तो फिर तो इसका मतलब हो गया a is 0 and b is 0, there is no other option, क्योंकि दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 है, so this has to be 0, this has to be 0, तो a भी दोनों 0 हो गया। तो z बराबर 0 प्लस 0 आयोटा, अगर आप सही कह रहे हो अगर ऐसा,
तो इसका मतलब ये हो गया कि ओनली वन सॉल्यूशन देन, है ना। तो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन गलत, एग्जैक्टली 2, इनफाइनाइटली मेनी, तो ओनली रियल रूट हो गया ना, ये 0 हो गया इस तरह से। सर इसका आंसर फिर कैसे चेक करना है? क्योंकि ऑड और इवन का जो पता नहीं चल रहा था, ऑड या इवन। क्या क्या ऑड इवन मतलब? इस वाले क्वेश्चन मतलब सर आंसर के कैसे चेक करेंगे? क्योंकि ऑड और इवन करके दिया हुआ था। आंसर ही पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। आंसर की कैसे देखेंगे? सर वो बुकलेट नंबर है। अच्छा, तो वो आई थिंक 2 पेपर रहे होंगे फिर, ऐसा। तो देख लो ये कौन सा है उसके हिसाब से। नहीं समझ आया, जोर से बोलो। उनके तो 4 आंसर कीज होती होंगी। हाँ तो वो देख लो, पता नहीं मुझे आंसर की का क्या है, मुझे बात तो क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर भी नहीं पता, आंसर की मैंने देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है, क्वेश्चन में पहली बार ही देख रहा हूँ, ये चीज है। सर क्वेश्चन में जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड बार है जी, उसको सॉल्व करना पे इस वाले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम होगा। उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे हवाबाजी करते हो, तुमने लिख के देखा है? मतलब बिना एफर्ट्स किए तुम्हें रिजल्ट चाहिए। क्या तुमने ट्राई किया लिख के? अभी उसने बताया कि हम, उसने जेड की जगह रखा ए प्लस आयोटा बी, जेड बार की जगह रखा ए माइनस है, क्या तुमने इसको पुट करके चेक किया है? तुम्हें सब कुछ बना बनाया चाहिए। जी सर। कहाँ पुट किया? तो ये आ जाएगा खुद ही, पुट करके देखो, सिंप्लीफाई करो, आएगा। सर उस इक्वेशन में से z z बार भी कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, ये भी तरीका है, इसलिए एक तरीका उन्होंने बताया तो मैंने उसको फॉलो किया। दूसरा तरीका देखो, मैं पूछ रहा हूँ किसी से, बताओ z इंटू जेड बार का प्रोडक्ट, एक फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब जिनको ये टॉपिक पढ़ना हो, फिर से बता दूं, क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिक देखना हो एनसीईआरटी से देख लो, थोड़े ऊपर लेवल तक जाना हो तो JEE का मेंस एडवांस के क्वेश्चन उठा लो, तो एक अच्छा लेवल बन जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का है। अब z इंटू, मैं वही पूछ रहा था, बताओ कोई किसी को आइडिया है z इंटू जेड बार किसके, कोई फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। चलो ये बताओ कि तुम्हें पता है मॉड्यूलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? z अगर a प्लस आयोटा भी है तो मॉड z किसके इक्वल आता है? जी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से मुझे बताओ, इसको प्रोडक्ट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ मॉड z के टर्म्स में क्या आएगा? z इंटू जेड बार इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ मॉड z? सर मॉड z स्क्वायर। मॉड z स्क्वायर, यस। सो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर इसको हम यूज करें तो उससे भी हो जाता, देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं z इंटू जेड बार प्लस z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 0। तो ये चीज और ये चीज, तो यहां से आ गई मॉड z स्क्वायर इंटू जेड बार प्लस z इंटू मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मॉड z स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचा z बार प्लस z इज इक्वल टू 0। अब मॉड z स्क्वायर तुम्हें पहले से पता है, अगर यहां से मॉड z स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब तो बहुत लोग ये समझ में कैसे आया, मतलब ठीक है उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बताए। अब जिन लोगों को समझ कैसे आएगा, तुम लिख के देखोगे, ट्राई करो तभी तो दिखेगा कि कैसे आया। तो तुम एक्शन लो ना, तुम एफर्ट्स मारो, उसको ट्राई करके देखो तो खुद ही समझ आ जाएगा कैसे हुआ। अब सिर्फ देखने से पता चला कैसे आया, लिख के देखना पड़ेगा तुम्हें। तो लिख के देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं। अब देखो जेड, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जेड प्लस जेड बार, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा जी? कितना होगा? 2a। एक्टिव रहो, ठीक है ना। इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं देखो इस बैच मेरा कोई इंटरेस्ट मनी का नहीं है, ठीक से पढ़ोगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना।
तो ऐसा नहीं ये बैच मैं पैसों के लिए चला रहा हूँ, जो पैसों के लिए चला रहा हूँ वहाँ ठीक है मुझे पढ़ाना है, ये बैच मैं फ्री में चला रहा हूँ, ऐसे या तो फ्री वाला है या 500 रुपए दे के बाहर से बच्चे आए हैं, तो ये बहुत ज्यादा फीस नहीं ले रहा हूँ, इसलिए इंटरेस्ट लोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि जिस दिन गुस्सा आया उस दिन बंद हो जाएगा बैच, ये चीज है। तो इसलिए अगर सीखना चाहते हो तो इंटरेस्ट लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। तो यहां से सीधा ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर, और जेड प्लस जेड बार जो हमारे पास है 2a है ना, सो 2a इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो गया। अब यहां से क्या प्रोडक्ट हो रहा है, या तो a 0 होगा या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होगा। अच्छा अभी आपने ये नहीं बताया, देखो तो इन्होंने सिर्फ ये बताया है ना, ये भी तो हो सकता है, या तो a 0 है या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है। अब इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा हमें, तो अभी हम इसको कैसे देखो, तो ऐसा नहीं बोल सकते, अभी मैं समझता हूं जिन्होंने ये बताया इसके हिसाब से डिसीजन लिया था। अभी हमने ये सॉल्व किया, तो या तो a 0 है या फिर ये 0 है। तो अगर मॉड्यूलस 0 हो गया तो z 0 है एक्चुअली, अदरवाइज a 0 है। अगर a 0 होगा तो क्या होगा, फिर आगे क्या बोल सकते हैं बताओ। तो अभी इसको मुझे विचार करना पड़ेगा, आंसर है फिर से देखो। सो अगर इफ दिस हैपेंस देन z इज 0 प्लस 0 आयोटा, जो कि हमने यहां डिस्कस किया, दैट इज एग्जैक्टली 0। तो ये तो और है, अगर a 0 हुआ तो z किसके इक्वल आएगा, तो ये आयोटा b है ना। सो ये आपके पास है आयोटा b, तो z इज इक्वल टू आयोटा b हो गया। तो यहाँ या तो z 0 के इक्वल है या z क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। बताओ इस तरह के कितने नंबर्स मुझे मिलेंगे, b क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो अब बताओ सही से आंसर बताओ अब इस, ठीक है ना। सो या तो z एग्जैक्टली 0 है या प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी इनफिनिटी में नहीं हो सकता है, क्योंकि b तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर एक्चुअली ये होगा सी वाला। अब ठीक है ना, पहले मैंने इसको देख कर डिसीजन लिया था, क्योंकि ये वाला कंडीशन इन्होंने ध्यान नहीं दिए। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट है तो या तो ये 0 या ये 0। अगर ये 0 है तो इनफिनिटली मेनी नंबर्स मिलेंगे मुझे इस तरह के। तो ये ऑप्शन ट्रू है एक्चुअली। किसी क्वेश्चन पूछना है पूछो। तो इस तरह सॉल्व हुआ, ये है। सो दिस वाज जस्ट वन पार्ट, कोई बात नहीं ना, इस तरह सीखोगे। तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो तो कहाँ मुश्किल हो गया, आईएसआई पेपर इतना मुश्किल है। मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं किया, मैं क्लास के लिए रेयरली कभी तैयारी करके आता हूँ। हाँ तैयारी तब करता हूँ जब मुझसे नहीं होगा। मान लो आज जो क्वेश्चन नहीं होगा तो उसके लिए थोड़ा मैं ट्राई करके आऊंगा, अदरवाइज मैं क्लास में कभी तैयारी करके नहीं आता, इतना टाइम नहीं है ना। तो ये मैं पहली बार ही क्वेश्चन देख रहा हूँ। बच्चे बोलते बहुत डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट है। 3 क्वेश्चन किए हमने अभी, आसानी रहे तीनों लगभग। पांचवा देखो, fx हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2ax 2a प्लस 1x प्लस a स्क्वायर प्लस 2। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर रूट। तो ये हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर होता है ना, क्लास 10th में एनसीईआरटी में। तो वहां पे क्वाड्रेटिक उस तरह कॉन्सेप्ट लग रहा है। 11th 12th में भी है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो उसमें हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स होंगे। मान लो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक। सो अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं इसके। इसने कहा है कि द वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर रूट। मान लो ऐसा है, अल्फा इज 2 बीटा, ठीक। एक रूट दूसरे वाले का डबल है। तो पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। ओके, तो आप क्या जानते हो, हाँ उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ से, और 1 मतलब वही 2a माइनस 2a प्लस 1। और अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c अपॉन a, हाँ a स्क्वायर प्लस 2। अब ये रिलेशन यूज कर लो। तो यहां से अगर मैं सोचता तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो तो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज ट्वाइस द अदर रूट। ठीक है, तो हम लोग है ना रिलेशन निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से बीटा अल्फा इज 2 बीटा, तो अल्फा इज 2 बीटा तो आ जाएगा 3 बीटा। सो 3 बीटा इज इक्वल टू, ये क्या माइनस क्यों लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया ना, अच्छा नहीं यहाँ माइनस है ना, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिखो, माइनस में 2a प्लस 1, और यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, अल्फा को 2 बीटा, तो 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। सो अल्फा इज 2 बीटा, तो 2 बीटा इंटू बीटा, 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2, यूज करो इससे। तो फर्दर आगे करें। सो आगे अगर हम सॉल्व करूं, इसको इधर सॉल्व करता हूं, देखो तो क्या निकल के आया हमारे पास। ओ इस पे आ गए, तो कोई नहीं रहने दो। अब बताओ, तो यहां से ये है कि क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन यूज करो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहां से बीटा मेरा आ जाएगा -2a प्लस 1 अपॉन 3, यहां पुट कर देते हैं। सो 2 टाइम बीटा स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, सो 2a प्लस 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर, माइनस हटा देते हैं, स्क्वायर करेंगे माइनस गायब, तो ये हो गया बराबर a स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ a क्या आएगा, ये तो कर सकते हो आप लोग, इजी है, 0 और 12। अच्छा देख लो बाकी लोग, तो चूंकि एक क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक में तो मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। जिसने बोला क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ट्वाइस द अदर रूट। सो तुम्हारे हिसाब से 2 वैल्यू आई ना, 0 या 12। तो रख के देख लो 0 है या 12 है, दोनों सेटिस्फाई करेगा, इसको पुट करके देख लो। चलो तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, तुम जो कह रहे हो उसको हम वेरीफाई करते हैं। सो वेरीफाई कैसे करेंगे, सो मैं रख लेता हूं a को 0 यहाँ पे, तो जो फंक्शन मुझे दे रखा है मैं a को 0 रख देता हूं, तो फंक्शन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसके रूट्स के बारे में सोचते हैं, x आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट अंडर 1 माइनस 8 माइनस 7 अपॉन 2, तो यहां से आ गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 आयोटा अपॉन 2, चेक कर लो। तो a का वैल्यू 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये गलत बताया है, चेक करो इसको सॉल्व करके ठीक से। यस सर, मैंने भी दूसरे मेथड से किया था, 4 आ रहा है। ओनली 4, यस सर, ओनली 4। यस सर, चेक कर लो, अगर ओनली 4 दे गलत बताया, चेक करो कैलकुलेशन भाई तुम्हारे को। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, तो 4 आ रहा है, एक ही वैल्यू, इसने पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a की कितनी वैल्यूज हैं, तो जस्ट एक, अगर ऐसा है तो जस्ट एक होगा, तो वेरीफाई भी कर सकते हो 4 रख के, तो x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 18 हो जाएगा ना, 4 दूनी 16 प्लस 2 18, ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके वेरीफाई करके देख लो क्या ऐसा सच में हो रहा है, तो x बराबर -b, हाँ 6 और 3, अच्छा चेक करो बाकी लोग, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 81 माइनस 4ac, 18 4 जा 72 है ना, तो 81 माइनस 72 9, और अपॉन में चेक करो भाई 81 माइनस 72, ठीक है 36 डबल पूजा कितना होता है 72 ना, ठीक है ना, तो ये 9 ही करेंगे, वेरीफाई कर लेना एक बारी 2, यस सर, सही है। सही बता रहा है। सो यहां से आ गया
-9 प्लस -3 अपॉन 2। सर 9 होगा 3 माइनस ओ सॉरी 9, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ से दो रूट्स हमारे पास आ गए। सो एक हो गया -9 -3 -12 तो -6 और -9 प्लस 3 तो -6 तो -3। देखो तो एक रूट दूसरे का डबल है, सही कह रहा है। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। ये भी आसान है, इसमें तो आसान है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, सब 10th क्लास में भी था इस तरह क्वेश्चंस। सिक्स क्या कह रहा है, ए बी द फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हैविंग m एलिमेंट्स। तो ए कोई सेट है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और f फंक्शन है r से r में डिफाइंड fx अराउंड मिनिमम ऑफ मॉड a माइनस x, जहां a बिलोंग्स टू a है। अब देखो तुम्हारे यहाँ क्या है, m कोई फाइनाइट है तो m को कुछ चूज कर लो। इसने कहा है मोर देन, मैं 2 मान लेता हूं अभी के लिए। इसने कहा मोर देन इक्वल टू, मैंने 2 मान लिया अभी। तो अब वो 2 क्या है, मतलब a में दो नंबर कोई सजेस्ट करो मुझे, बताओ ऐसा कौन सा दो नंबर चूज करूं। a कोई फाइनाइट सेट है, इसमें m दो एलिमेंट है, बताओ कोई दो एलिमेंट, एनी टू रियल नंबर। इतना सोचना पड़ेगा दो नंबर के लिए, कोई भी दो रियल नंबर बताओ ना। 4 5 सर m ग्रेटर देन 2 ना। अरे उल्लू, m नंबर ऑफ एलिमेंट है। तुम लोग इंग्लिश आती है ना, ठीक से पढ़ो ना, ठीक से क्या लिखा है। a कोई फाइनाइट सेट है रियल नंबर का जिसके पास m एलिमेंट्स हैं, m को मैंने 2 रखा, दो एलिमेंट है। सो यू टेल मी एनी टू रियल नंबर्स जिसमें a में मैं लूं, a सेट बताओ ना, दो नंबर क्या लूं उसमें। 1 2 कुछ भी ले सकते हो, इतना क्या सोच रहे हैं, पता नहीं तुम लोग क्या है। एनी रियल नंबर विल वर्क। सो a is 1 2। अब इसने कहा है कि डिफाइन अ फंक्शन f from r to r given this। सो अब मेरा fx बन गया मिनिमम ऑफ x minus 1 x minus 2, जहां a बिलोंग्स टू a था ना, तो a मेरा 1 2 है। सो ये फंक्शन मेरा बन गया। अब इसके बारे में सोचो, मिनिमम ऑफ mod x minus 1 mod x minus 2। अब क्या f हमेशा कॉन्टिन्यूअस हर जगह है, m कॉन्टिन्यूअस ओनली एट फाइनली मेनी पॉइंट है, ये डिसकंटीन्यूअस एवरीवेयर है, इट हैज m डिसकंटिन्यूटीज। तो m मतलब मैंने m को 2 लिया हुआ है, उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। बताओ इसके बारे में सोच के बताओ क्या होगा, इसके बारे में बताओ क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक। ये सब तो सब 11 12 के क्वेश्चन है, ये सब तो पीएसए में तो 11 12 वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं सर, ग्रेजुएशन में कॉन्सेप्ट आया ही नहीं अभी तक तो। कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं। मिनिमम मतलब पता है ना सब लोगों को, मिनिमम ऑफ मान लो a कॉमा बी। सो कब a होगा और कब b होगा बताओ। ये मिनिमम ऑफ a b कब होगा, जब a लेस देन इक्वल टू b होगा, और ये कब होगा, जब a मोर देन b हो जाएगा। इक्वलिटी यहां भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके करो इसको अप्रोच, सॉल्व करके बताओ क्विकली जल्दी। और मैं फिर से एक लाइन फिर से रिपीट करता हूं, अगर घर पे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो देयर इज नो वे एग्जाम में तुमसे सॉल्व होगा। वेरी सिंपल वे। अगर तुम अभी बैठ के नहीं कर पा रहे हो ये सब, तो एग्जाम में भी तुमसे नहीं होगा अनलेस यू लर्न। तो कब सीखोगे, यही तो प्रोसेस है सीखने का। अभी तुम सॉल्व करोगे, तुमसे होगा सॉल्व या नहीं होगा, होगा तो सीख गए, नहीं होगा तो मैं करूंगा तब सीखोगे। तो somehow you have to learn। सिर्फ क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। फिर बोल रहा हूँ जितने एफर्ट्स करोगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करो तो सॉल्व करो, और सॉल्व करके आंसर बताओ, ये चीज है। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला कि तुम मेरी क्लास अटेंड कर लोगे तुम आईएसआई का एग्जाम निकालोगे, ऐसा कोई जादू नहीं होगा। वो तुम्हें करने होंगे एफर्ट्स, करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं। ट्यूशन से कुछ नहीं हो रहा।
किसी का भी आंसर आया कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है आपको। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हमेशा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए। अच्छा, तो जो कि हमने एग्जांपल्स लिए हैं, सो वी हैव टू डिसाइड। चलो, तो एक लोगों ने अभी आंसर किया है, सो अकॉर्डिंग टू हर की दिस इज एक्चुअली एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, So finite set of continuous functions is also continuous. क्या 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 क्या? फाइनाइट है तो हु सेड दिस? ऐसा नहीं होता है। So fi- नहीं, जरूरी थोड़ी है। फाइनाइट से क्यों? मिनिमम है, एक नया ऑपरेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसी तरह से मैक्सिमम मिनिमम एक ऑपरेशन है, ठीक है ना? तो मीन इज द ऑपरेशन ओवर टू फंक्शन। इन दोनों फंक्शन का मिनिमम लेना है आपको, और उसके बाद आपको देखना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या। हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो, बट ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है कि दो फंक्शन का मिनिमम हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। हो सकता है ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सर इसका ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं, जी जी जी, मतलब इन दोनों में से मिनिमम एक ही आएगा ना, तो mod x minus 1 या mod x minus 2 यस। फिटिंग यूज होगा। तो फर्दर इफ यू सी, तो या तो mod x minus 1 होगा, अगर mod x minus 1 लेस देन इक्वल टू mod x minus 2 है, और ये वैल्यू mod x minus 2 होगी अगर mod x minus 1 मोर देन mod x minus 2 है। अब वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां एक नया क्वेश्चन आ गया, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आ जाएगा x का इंटरवल क्या है। यहां कोई इंटरवल मिलेगा, मान लो x बिलोंग्स टू a टू b, जिसमें ये हो रहा होगा। तो यू हैव टू सर्च कि ऐसा कौन सा नंबर है। यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, यहाँ 1 2 ही है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर 1 2 है, तो अगर आपसे मैं पूछूं, चलो, सो इफ यू टेक एनी नंबर मोर देन 2, फॉर एग्जाम्पल 3 रखा, तो 3 के लिए बताओ ये ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। यू पुट x इज इक्वल टू 3 और चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है। थ्री माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1। जोर से बोलो, ट्रू या फॉल्स? x इक्वल टू 3 के लिए फॉल्स। सो 2 लेस देन 1 फॉल्स है, ठीक है। पहले वाले को चेक कर रहा हूं मैं। अब बताओ 1 2 के बीच का कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 1.5, तो x को 1.5 रखो, 1.5 माइनस 1 और 1.5 माइनस 2, तो इक्वल ही हो गया, इक्वल हो गया ना। ओ मॉड है ना इसीलिए। अच्छा, सो हमें थोड़ा फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा इसको, ऐसा है क्या? तो दोनों इक्वल किस पॉइंट पे है, क्वेश्चन ये भी तो देखना पड़ेगा, दोनों इक्वल कब है। तो mod x minus 2 बराबर mod x minus 1, तो x minus 1 बराबर x minus 2। लेकिन अगर कोई नंबर तुम ले लो तो ट्रू हो गया, ठीक है, चलो मान लो। और कोई बड़ा नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 1.6, तो 1.6 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये 1.5 पे वैरी करेगा एक्चुअली। सो इसका एक अलग तरीका है सॉल्व करने का ना, तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। या एक काम करें, चलो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ सिंपली, वो सब छोड़ देते हैं उतना कुछ, सीधा सीधा ग्राफ बनाते हैं। तुम लोगों को mod x minus 1 का ग्राफ पता है? पहले x minus 1 का ग्राफ बनाते हैं। तो x minus 1 का ग्राफ कैसा होता है, ये mod x minus 1 का ग्राफ यही है ना। देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है, कई सारे तरीके होते हैं, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
सो मैं दूसरे अप्रोच से ट्राई करता हूं, ठीक है ना। सो सेकेंड, अगर दूसरे अप्रोच से ट्राई करूं तो उसका एक तरीका ये है कि मैं ग्राफ बनाऊं। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, सो पहले मैं ग्राफ बनाता हूं mod x माइनस 1 का। तो यहाँ 1 है, सो mod x माइनस 1 इज एक्चुअली दिस, ठीक है। तो यहाँ y बराबर x माइनस 1 होगा और यहाँ y बराबर माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा, ठीक है। mod x माइनस 2 का ग्राफ बनाओगे तो ये 2 है आपके पास, तो ये अगर 2 है आपके पास, सो यहाँ से कुछ ये होगा। अब क्या करना है आपको, मिनिमम लेना है दोनों का। यू हैव टू सेलेक्ट द मिनिमम वन। सो देखो इसको मैं अभी ब्लैक से कर देता हूं, ठीक है, ये है, ठीक है, देख लो। तो द क्वेश्चन इज, तुम्हें पता नहीं इक्वल क्यों आ रहा था उस समय, क्योंकि 1.5 रखे थे ना, 3/2, इसलिए इक्वल आ रहा था ना दोनों। 1.5 उन्होंने रखा था, मतलब मीट कर रहा है वो उस पॉइंट पे। अब बताओ इसका मिनिमम लेना है, तो देखो अब तुम्हें ध्यान से देखना है इस फंक्शन को, ग्राफ को ध्यान से देख के मुझे बताओ तुम लोग। सो अगेन ये जो फंक्शन है y बराबर x माइनस 2 है, और ये जो फंक्शन है y बराबर माइनस ऑफ x माइनस 2 है, ठीक है, ये वाला। अब द थिंग इज, आपको बताना है मुझे, अब मैं ये फंक्शन लिख रहा हूं। सो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 है, तो इसके लिए मैं मान लो नया कलर सेलेक्ट कर लूं। मान लो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 है, तो उस केस में किसका ग्राफ बिलो है, समझ पा रहे तुम लोग, mod x minus 1 है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे y अगर 0 करता तो x की वैल्यू, ये x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, ये mod x है, सो इसको 0 रखूंगा, y को 0, y से x को 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगी, है ना, और ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ देखो, ये ग्राफ को कंपैरिजन करना है x के रेस्पेक्ट में। मिनिमम मतलब जिसका ग्राफ बिलो है, मैक्सिमम जिसका ग्राफ एबव है। तो आपको मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ, माइनस, इनफैक्ट हाँ चलो ठीक है, मैं यहां बात कर रहा हूं देखो। सो जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 में है, ठीक, चलो 1 इंक्लूड कर देता हूं। सो किसका ग्राफ बिलो है, मतलब फंक्शन किसके इक्वल है, इन दोनों कंपैरिजन करोगे ना, तो ये ऊपर है, नीचे है, ये वाला फंक्शन आएगा mod x माइनस 1, इनफैक्ट पर्टिकुलरली ये आ जाएगा। ओके, जब x की वैल्यू 1 से 3/2 है, चलो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो यहाँ इंक्लूड कर दो, चलो इसको भी एक्सक्लूड कर दो। हाँ, सो 1 से 3/2 है, बताओ ग्राफ क्या हो रहा है, which graph is below, तुम्हें ब्लैक और रेड जो कलर है ना, उसमें कम, उस इंटरवल में देखना है ऊपर की तरफ। सो जिसका ग्राफ नीचे होगा दैट इज द मिनिमम, जिसका ग्राफ ऊपर होगा दैट इज द मैक्सिमम। सो बताओ इंटरवल देखो एक्स एक्सिस पे, 1 से 3/2 में किस फंक्शन का ग्राफ बिलो है, mod x minus 1। यस। सो जो कि हालांकि चूंकि 1 से ज्यादा है तो यही mod x माइनस 1 बन गया, x माइनस 1, है ना, यही x माइनस 1 बन गया। इनफैक्ट इसको मॉड में इसको भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ x लेस देन 1 इसलिए ऐसा लिखा मैंने। अब देखो जब x की वैल्यू 3/2 से, तो मान लो यहाँ इक्वलिटी लगा दो, यहाँ मैं हटा देता हूँ, तो x की वैल्यू जब 3/2 से लेके 2 तक है, तो किस फंक्शन का ग्राफ बिलो है, ऐसे कंपेयर करना है। देखो इस बीच में, तो पहले माइनस से हमने देखा ग्राफ किसका नीचे है, तो रेड वाला नीचे था। इसमें देखा हमने, सो हमने 1 से 3/2 किसका ग्राफ नीचे है, रेड वाले का, इधर रेड वाले का ही था। अब 3/2 से 2 में किसका ग्राफ नीचे है, ब्लैक वाला नीचे है, तो ब्लैक वाला पोर्शन है, तो ये माइनस ऑफ y माइनस 2, तो मॉड y माइनस 2 कह सकते हो। और जब x की वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी तक है, तो बताओ किसका ग्राफ बिलो है, बोलो। ठीक है, x यहाँ x होगा ना, हाँ। जब 2 से इंफिनिटी में, तो which फंक्शन इज मिनिमम, mod x minus 2 mod x माइनस x माइनस 2 हो जाएगा जस्ट। सर वो पॉजिटिव x minus 2 नहीं होगा? अच्छा यहाँ पे, हाँ एक मिनट, नहीं ये था ना बिलो, तो ये क्या है,
जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो -3 से इसकी बात कर रहे हो -3/2 से 2 में, तो इसकी इक्वेशन क्या है? ये इधर वाला पॉजिटिव होगा ना, 2x - 2 कब पॉजिटिव होगा? जब x 2 से ज्यादा है। चेक करो। हाँ, सो ये जो विंग है मॉड्यूलस फंक्शन में ना, दो विंग है ना, इस तरह से है, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो ये वाला क्योंकि x 2 से कम है तो माइनस रहेगा। अब ये फंक्शन तुम्हारे पास आ गया। अब देख के बताओ, अगर मैं डायरेक्टली ग्राफ बना के समझाऊं तो मैं ग्राफ पे दिखा देता हूं तुम्हें कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या है। तो एक तो ये था, ये बना रहा हूं मैं fx का ग्राफ, ये जो अभी न्यू कलर सेलेक्ट किया वो fx है। तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। तो ये जो W शेप का ग्राफ बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। तो इसमें 3 ग्राफ बना हुआ है। एक ग्राफ ब्लैक कलर से रेड से बनाया था मैंने, mod x - 1, एक बनाया था ब्लैक से mod x - 2, और तीसरा ग्राफ बनाया मैंने इसका, जो कि W आपको शेप दिख रहा है, ये कौन सा कलर बोलेंगे इसको, जो भी कलर है। तो ये जो W है, W शेप का जो ग्राफ बना है, दैट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब बताओ ये कहां कहां डिसकंटीन्यूअस है, ये कहां कंटीन्यूअस है? क्या कोई पॉइंट है जहां पे डिसकंटीन्यूअस लग रहा है आपको? नो सर। सो इट इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस, ठीक है ना? सो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस। और यही बाकी केस में होगा। अगर मैं 3 पॉइंट लेता तो इसका ग्राफ ऐसा बनता। मैंने 2 चूज किए थे ना, 1 2, तो अगर मैं 1 2 3 मान लो m की वैल्यू में 3 चूज करता फॉर एग्जांपल, और a में मैं 3 पॉइंट लेता तो ग्राफ ऐसा बनता। 4 बनाऊंगा तो वैसे ही आ जाएगा, फिर 4 बार इस तरह से बनेगा। ये चीज है। तो ये fx का ग्राफ है। अगर मैं m को 3 लेता तो, m को 2 लिया तो इस तरह से बना। सो ये ग्राफिकली कर दिया, इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी का हमने डेफिनेशन नहीं लगाया, ग्राफ से देख के बता दिया। सो इस तरह से कर सकते हो, आसान है ये अप्रोच, है ना? सो ये हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अच्छा, तुमसे ये पूछता कि बताओ ये फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है? कौन कौन से पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? कौन सा? fx की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम ऑफ 2 फंक्शन। 3 पॉइंट्स। हाँ, 3 पॉइंट्स, जहां पे एक तो 1, एक 3/2, एक 2। तो इस फंक्शन के पास देयर आर 3 पॉइंट ऑफ दिस नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। जो किसने कॉन्टिन्यूटी बनाया, यही चीज डिफरेंशिएबिलिटी भी बना सकता है वो, कि ऐसे कितने पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पे हमारे पास x बराबर 1, x बराबर 3/2, x बराबर 2, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, बिकॉज वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट ओवर दैट पॉइंट, ऑन दैट पॉइंट। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है 3 पॉइंट पे। अगर यहां बात करें तो 1 2 3 4 5, यहां 5 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। अगर मैं m को 3 लेता, a में 1 2 3 लेता, देयर विल बी 5 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा है, 5 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ना डिफरेंशिएबिलिटी भी इससे चेक कर सकते हैं ग्राफ बना के। किसी को कंफ्यूजन है पूछो अभी भी इस क्वेश्चन में। चलो, तो 6th हो गया, 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है कि A be the set of function f from R to R, fx minus fy का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 टाइम x माइनस y का मॉड x माइनस y का स्क्वायर। और ऐसा है कि f0 0 के इक्वल है, मतलब ओरिजिन से पास कर रही है फंक्शन। तो फॉर एनी f बिलोंग्स टू a, a क्या है? सेट ऑफ फंक्शंस जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब a एक सेट है, a में ऐसे फंक्शन f है r से r वाला, इस तरीके से कि एक तो बता रखा है f0 0 है और fx माइनस fy इसका मॉड जो है लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस y का स्क्वायर, यहाँ 2 टाइम है, और xy रियल नंबर। ये तुम्हारा a सेट है, देख लो सेट a है, सेट ऑफ फंक्शन सच दैट f0 0 है और मॉड दिस माइनस दिस, जहाँ xy रियल नंबर है। ओके, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r। तो पूछा ये जा रहा है तुमसे अब कि फॉर एनी f बिलोंग्स टू a, कोई भी एक फंक्शन ले लो जो a में बिलोंग कर रहा है। तो पहले मुझे कोई एक फंक्शन सजेस्ट करो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा।
तो चलो भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 टाइम एक्स माइनस वाई का दिस। अच्छा यहाँ भी मॉड है ना। बताओ जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो लेफ्ट साइड, अगर मैं x टेंस टू y ले लूं, मान लो फॉर x टेंस टू y, या लिमिट y टेंस टू x ले लो, लिमिट y टेंस टू x दोनों तरफ लगा दो, यू अप्लाई बोथ साइड लिमिट x टेंस टू y, तो क्या हो जाएगा ये? f dash of y जी, ये मॉड में f डैश x होगा लेस देन इक्वल टू, मैंने y टेंस टू x लगाया ना, ये मॉड में f डैश x, इधर क्या होगा? कुछ भी डिसाइड कर दो, तुम्हें समझ आ रहा है वो बताओ, गलत होगा कोई बात नहीं, क्या होगा? 0। हाँ, क्योंकि x टेंस टू y है ना, तो x माइनस वाई 0 हो जाएगी। तो मॉड, अब मॉड है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये, और लेस देन इक्वल टू 0, इसका एक ही चॉइस है, f डैश x इज 0, और f डैश x अगर 0 है ना, जहां पे मैंने क्या लिया है, y एक्चुअली x के नेबरहुड में है, मतलब मैंने कहा ना y टेंस टू x, तो y बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा टू x प्लस डेल्टा, है ना, फॉर सम डेल्टा मोर देन 0, ये एप्सिलॉन भी ले सकते हो, सो फॉर सम डेल्टा मोर देन 0, तो इस तरह से लिया ना मैंने, तो 0 फॉर ऑल, है ना, या चूंकि मैं y टेंस टू x लिया हूं तो मैं ऐसा बनाता हूं ना, y टेंस टू x लिया हूं, हाँ ठीक है, तो वैसा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या हो सकता है? x तो कुछ भी हो सकता है, सो फॉर ऑल x, है ना, तो f डैश x 0 कब होता है? f डैश x 0 कब होगा? x is any constant function जी, fx इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट फंक्शन है ये, तो यहां से पता चला कि fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो बोल रहा है कि f00, अच्छा ये भी कंडीशन है, f00 होनी चाहिए, तो बताओ f00 कब होगी? ये भी तो कंडीशन है ना, बोलो f00 कब होगी? k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये कंडीशन यूज करना है, f0 बराबर 0, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? हाँ 0, इतना टाइम क्यों लगेगा? इसने कहा x को 0 रखो, y 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर k बराबर 0, तो मतलब फंक्शन मेरा आ गया इनफैक्ट fx बराबर 0 आ गया, दिस इज द फंक्शन, k 0 हो जाएगा यहाँ से। लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो या बताना नहीं चाहते, तुम लोग सोच रहे हो सर सीख लेंगे, है ना, बता देंगे, तो इस तरह से है fx बराबर 0, तो यहाँ से fx 0 आ गई। अब पूछ रहा है आपसे क्या, तो मैंने कहा कोई भी f जो a में बिलोंग कर रही है, एक्चुअली a में जस्ट 0 फंक्शन है, ओके, तो कह रहा है कि फॉर कोई भी f जो a में है, gx बराबर हो जाएगा p ऑफ fx, सो p ऑफ fx फॉर एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन p, ओके, द फंक्शन gx जो होगा दैट इज, g क्या था, g का इंट्रोडक्शन दिया है क्वेश्चन में? नहीं, यही सीधा आ रहा है, अच्छा, ओके, तो gx बराबर x प्लस एफ एक्स बिलोंग्स टू a, और बोल रहा है कि gx x एफ एक्स होगा, वो बिलोंग्स टू a, gx बराबर e की पावर एफ एक्स बिलोंग्स टू a, ओके, तो क्या होना चाहिए? gx हम क्या लेंगे, ये बोल रहा है बिलोंग्स टू, तो मतलब कौन सा टाइप का gx जो होगा a में बिलोंग करेगा, ये कहना चाह रहा है ना, कि द फंक्शन gx जो कि p ऑफ fx है, तो fx तो 0 है, तो gx हो जाएगा p ऑफ 0, p ऑफ 0 मतलब कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन बिलोंग्स टू a फॉर एवरी पॉलिनोमियल p, नहीं, और fx इज 0, तो gx बराबर x, x बिलोंग्स टू a,
तो gx बराबर x सेटिस्फाई करेगा इसको अगर मैं 0 लेस देन इक्वल टू 0, हाँ सेटिस्फाई तो कर जाएगा। ठीक है, देख तो कांस्टेंट फंक्शन इसमें होंगे और f0 0 बोल के इसने कहा है कि 0 फंक्शन हमने बना दिया इसको, ठीक है। और gx है x टाइम fx, तो f0 तो 0 है, तो जब आप f0 को 0 रखोगे, fx 0 है ना, तो gx भी 0 हो जाएगा। और हाँ है ना, राइट। चेक करके बताओ, बोल रहा है कि इनमें से gx कौन सा सूटेबल है जो a में बिलोंग करेगी। ऑप्शन सी। तो ओनली सी इज द ऑप्शन, क्योंकि अगर g a में बिलोंग करेगा तो g0 को भी 0 होना पड़ेगा। तो g0 ऐसे तो b में भी हो रहा है और c में भी हो रहा है, लेकिन b में gx एक्चुअली पता है क्या हो जाएगा, gx c में डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि fx इज एग्जैक्टली 0। तो 0 रखेंगे तो gx x इंटू 0 0 ही हो जाएगी। सो दिस इज ओके। यहां पे ये होगा, मैं fx को 0 रखूंगा तो gx हो जाएगी x, gx is x, that may not satisfy the condition। और बाकी था ना, तो बोल रहा है कौन सा बिलोंग करेगा a में, तो पहली कंडीशन a में जो भी बिलोंग करेगी, f अगर a में था तो f0 is 0 होना चाहिए था, तो g0 0 होना चाहिए। तो यहाँ जरूरी नहीं है g0 0 होगा, यहाँ जरूरी नहीं है g0 0 होगा, मतलब x को 0 रखने पे 0 आएगी, gx जरूरी नहीं है। अब इन दोनों में x को 0 रखने पे gx 0 हो सकती है ना, x को 0 रखने पे gx 0 हो सकती है, लेकिन हमारे पास क्या है, fx बराबर 0, fx इज अ 0 फंक्शन, तो fx 0 फंक्शन है, तो fx को एग्जैक्टली 0 रख दो, तो fx को एग्जैक्टली 0 रखा, gx x हो गया, which does not belong to a, क्योंकि a में सिर्फ 0 फंक्शन है, so gx is not a 0 फंक्शन नाउ, वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और यहाँ जब fx को 0 रखूंगा तो gx 0 हो जाएगी, so when fx is a 0 function, gx is also 0 function, so this is suitable choice, this is not suitable choice। डाउट है बताओ। तो आपके मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए पहला पार्ट क्वालिफाई करने के लिए, है ना, पार्ट ए क्वालिफाई करने के लिए। डन, आगे बढ़े, चलो। सर इसमें हाँ सर इसमें f0 is equal to 0 लिखा है ना, fx is 0, इनफैक्ट कंक्लूड नहीं कर सकते ना कि f(x) is equal to, नहीं हमने लास्ट में सॉल्व किया ना, f0 0 तो है ही, साथ में ये भी कंडीशन तो है। हाँ तो यहाँ एक्चुअली मैं पता क्या कह रहा हूँ, ए सेट पता है क्या है, ये जो ए सेट लिखा था एट द एंड पता है क्या रिड्यूस हो गया, ए सेट एंड में रिड्यूस हो गया, ये बन गया सेट ऑफ f फ्रॉम r to r सच दैट fx is equal to 0 for all x belongs to r, ये आपका ए सेट है एक्चुअली एट द एंड आफ्टर दिस कंक्लूजन। k 0 हो गया ना, k 0 हो गया तो fx पर 0 हो गया, so for every x belongs to r, तो और ये k 0 हो गया था, so ये हमारा a सेट है। अब बताओ इन चारों में से कौन सा वाला gx है जो एग्जैक्टली 0 आएगा। fx को 0 रखने के बाद, fx तो a में है ना, तो fx को 0 रखने पे किस ऑप्शन में gx 0 हो जाएगी, gx belongs to a if and only if gx is 0 for all x belongs to r, so you have to see, ये तो पूछा है कौन सा g बिलोंग करेगा a में, तो किस ऑप्शन में gx 0 होगा for every x belongs to r। और आपको गिवन है कि fx a में है, तो गिवन है कि fx 0 फंक्शन है एक्चुअली। समझ आया कि नहीं? यस fx हाँ सर वो जो कर सकते हैं ना स्टार्टिंग में f(x) is equal to 0 को देखते कि f(x) हमारा 2x या फिर 2x स्क्वायर ऐसा कुछ लगेगा, मतलब स्टार्टिंग में कंक्लूड नहीं कर सकते ना, ऐसा कुछ हमें सोल्व करना पड़ेगा जो कि तो सॉल्व किया ना, ये क्या कर रहे थे, सॉल्व तो कर रहे थे। वो नहीं सर वो तो ठीक है, वो बस स्टार्टिंग में नहीं ऐसे कर सकते ना, बट मैं बस इतना कुछ नहीं देखो बिल्कुल कर सकते हैं,
इसने कहा है ए में ऐसा फंक्शन है जो f0 0 होगा, तो आपसे पूछ रहा है ये चार जो फंक्शन है which gx will belong to a, तो a में g बिलोंग करेगी तो गारंटी है कि g 0 0 होना चाहिए। तो आप चेक करो g 0 0 जिसमें है वो ट्रू हो सकता है, तो a और d तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, क्योंकि a में तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म भी आएगा। fx को आपने 0 रख दिया, हमें यहाँ गिवन है ना फॉर एनी f बिलोंग्स टू a, तो मुझे गिवन है fx बराबर 0 है, ये तो मुझे गिवन है, और ये कैसे पता चला मुझे, इसको सॉल्व करके। तो fx बराबर 0 है, तो fx को 0 रखो चारों ऑप्शन में, fx को fx इज इक्वल टू 0 रखो, और देखो gx इज इक्वल टू 0 कौन से ऑप्शन में आएगा, ये चीज है। तो ओनली ऑप्शन सी होगा, बाकी सब आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आठवां क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द थ्री लाइंस आर कंकरेंट। तो मुझे कोई कंकरेंट का डेफिनेशन बताओ। तो सारी लाइंस एक ही So पर्सन just few more lines came. हाँ, पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट है ना, तो इन तीनों के पास एक्चुअली मतलब ऑल थ्री हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, राइट। तो मुझे ये बताओ, एक काम करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू बताओ और y की बताओ, और क्विकली सॉल्व करके बताओ 2 मिनट के अंदर। कोई दूसरे भरोसा नहीं करेगा, ऑनलाइन में क्या दिक्कत होता है, सबको लगता है कोई और बताएगा, फिर सब यही सोचते हैं, फिर कोई नहीं बताता है। तो तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अगर मैं पूछ रहा हूं तो तुम बताओ। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं। वो भी कर सकते हो, वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, और बताओ x क्या आएगा y क्या आएगा। इन दोनों को सॉल्व करो और बताओ मुझे व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। फिर x 0 और y 1। x 0 y 1, अब इसमें रखो x को 0 और y 1, इसमें x को 0 और y को 1 रखो, क्या आ रहा है। रखो ना, मुझे बताओ क्या मिल रहा है। x को 0 इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0, विच इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू। तो इसका ये कंक्लूजन हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, तीनों लाइन सेटिस्फाई कर रही है, और इसका ये मतलब है यही एक कॉमन पॉइंट है जहां से तीनों लाइन पास कर रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि दिस इज द पॉइंट 0 1। तो क्वेश्चन ये है, तो a का यहां कोई रोल नहीं है, मींस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a these three lines will be concurrent। a का रोल क्यों नहीं है, क्योंकि x 0 हो गया, तो x 0 हो गया तो a का कोई रोल नहीं है, a तुम कुछ भी ले लो, लाइन कंकरेंट ही रहेगा। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन, इसने पूछा है कि a की कितनी वैल्यू है जिसके लिए कंकरेंट रहेगी, बताओ इनको समझ आया। Infinite। Yes, infinity means you choose any a, there is no effect. You take any a, there will no be any effect, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स आ जाता तो आंसर होता देयर इज नो ए व्हिच मेक्स इट कंकरेंट। अगर ये मान लो फॉल्स स्टेटमेंट आ जाता तो मतलब ये हो गया कि ये लाइन इससे पास कर ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों कंकरेंट किसी सिचुएशन हो ही नहीं सकता। तो फिर आता देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच द थ्री लाइंस आर कंकरेंट। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट आता तो ट्रू आ गया तो इट्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना ये। और दूसरा कंक्लूजन ये भी है, क्योंकि ये दोनों दो लाइन एक ही पॉइंट से पास कर सकते हैं, है ना, मतलब टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो, है ना, ये चीज है। लेकिन इसका यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो एक ही, मुझे पता है यूनिक एक ही पॉइंट पे पास करेगा। और बाकी जो ये रोल है नहीं इसका, क्योंकि x 0 रखा 3y y बराबर 3 की लाइन हो गई।
तुम ग्राफ बना के भी देख सकते हो, ठीक है ना, तो उससे भी हो जाएगा। चेक करना आंसर कैसे। 9th, for a non-constant geometric progression for which the second term is 2, non-constant GP। तो GP का जनरल टर्म्स क्या होते हैं? व्हाट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स किस फॉर्म के होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जीपी के? पहला टर्म क्या लिखोगे? मान लो a है, तो दूसरा टर्म क्या होगा जीपी में? AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 डॉट। चलो, तो इसने कहा एक नॉन कांस्टेंट जीपी है जिसका सेकंड टर्म 2 है, तो मतलब AR की वैल्यू 2 है एंड द कॉमन रेशियो इज एन इंटीजर। और कुछ और नहीं बता रहा, बस ये बोल रहा है कि कॉमन रेशियो एक इंटीजर है, ये बता रहा है आपको। 10th 20th एंड द 30th टर्म आर इन AP। तो बताओ 10th टर्म क्या होगा इसका? T10 लिख देता हूं। 10th टर्म का फॉर्म क्या होगा? AR9। 20th टर्म क्या होगा? AR19 एंड 30th टर्म क्या होगा? T लिख देता हूं टर्म के लिए। 30th टर्म क्या होगा? AR29। अब कह रहा है ये क्वेश्चन कि दिस एंड दिस आर इन AP, सो 3 नंबर्स इन AP इफ एंड ओनली इफ क्या रिजल्ट है? मिडिल टर्म है वो एवरेज होगा फर्स्ट टर्म। हाँ, तो यहां से ये आ गया ना अब, और हमारे पास आ गया एक्चुअली देखो, तो इसने कहा है कि तीनों एपी में है, सो 2 टाइम मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। ओके, AR 2 है, इसने बता रखा है, सो AR को 2 रख दो, सो 2 टाइम यहां हो जाएगा, AR को 2 रख दो तो R की पावर कितनी बचेगी? 18। यहां भी AR को 2 रख दो तो R की पावर 8, यहां भी AR को 2 रख दो तो R की पावर 28। अब ये इक्वेशन आई, क्या इक्वेशन आई यहां से? इक्वेशन आई 4, इसको ठीक से देखो, 4R की पावर 18 इज इक्वल टू 2R की पावर 8 प्लस 2R की पावर 28। तो यहां से अगर कॉमन निकालोगे तो एक तो आएगा 2R की पावर 8 बराबर 0 और R की पावर 8 से डिवाइड कर दे रहा हूं 2R के ना, सो 2R की पावर 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 2R की पावर 8 कॉमन ले कैंसिल कर दो, ठीक है ना, तो बचेगा R की पावर 20। चेक करो इसमें किसी को कंफ्यूजन है? कॉमन लिया मैंने, 2R की पावर 8 एक साइड बुला के कॉमन ले लो, फिर सॉल्व कर दो। तो यहां से या तो R 0 है या फिर इसको ठीक से लिखो, सो R की पावर 20 माइनस 2R 10 प्लस 1 बराबर 0। सो या तो R 0 है या इसको मैं क्या लिख सकता हूं? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, देख लो, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। डन। तो यहां से आया या तो R 0 है या फिर R की पावर 10 1 है, क्योंकि स्क्वायर 0 हो गया, और या तो R 0 है या R प्लस माइनस 1 है। सो ये आ गई। पूछा क्या है आपसे? देन द फोर्थ टर्म इज, तो चौथा टर्म क्या होगा? तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि R 0 हो सकता है क्या? क्वेश्चन ये है, क्या R 0 हो सकता है? अगर R को 0 रखेंगे तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी? 0 0 0 0 0। उसने कहा है नॉन कांस्टेंट है, तो R इज इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड, बिकॉज R को 0 रखने पे कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी। उसने कहा नॉन कांस्टेंट होने चाहिए। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, हमें बता रखा है AR इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये पहले से पता था मुझे, और R इंटीजर तो है ही, तो इंटीजर इसने कहा था ना, R कॉमन रेशियो इज एन इंटीजर। ओके, सेकेंड टर्म इज 2, फाइन। तो मैं अगर R को 1 रखता हूं तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी ना,
अगर मैं r यहाँ प्लस माइनस 1 आया हुआ है तो मैं चूज कर रहा हूं फर्स्ट केस, जब r को मैंने 1 लिया तो a मेरा 2 आ गया। तो बताओ अब इस केस में फोर्थ टर्म कितना होगा, इस केस में फोर्थ टर्म क्या होगा? हाँ AR क्यूब कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया। ओके अगर मैं r को -1 चूज करता हूं, एक मिनट, तो AR बराबर 2 तो था ही, और r को अगर मैं -1 चूज करता हूं तो a कितनी आ जाएगी? -2। तो फोर्थ टर्म क्या आएगा फिर? स्टिल 2। So whatever case you take, the answer is 2. देख लो, मुश्किल है ना, तो ये आसान है। तो इसके लिए अभी तक जो मुझे समझ आया है कि आपको 11-12 का सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। जिनको 11-12 एनसीईआरटी ठीक से आता है, एनसीईआरटी बेसिक्स है, 0 लेवल है, थोड़े अच्छे लेवल पे जाना, जेडबल मेंस एडवांस के क्वेश्चन करने होंगे, तब जाके ये सब आपको आसान लगेगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चन 11-12 का है, और चूंकि ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मैं 5 साल से जैम पढ़ा रहा हूँ, इसके बावजूद ये इतना फ्रीक्वेंटली क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि उससे पहले मैं 7-8 साल 11-12 ही पढ़ाया हूँ, तो इसलिए ये सब मुझे थोड़ा ठीक ठाक आइडिया है पहले से। ठीक है, ओके तो यहां पे आ जाओ 10th कि दिस लिमिट का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ये रैशनल मतलब रेशियो है, और ये रूट है, और माइनस का साइन बीच में है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, तुम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, देखो इजीली आंसर आ जाएगा। देखो तो इस तरह क्वेश्चन का अप्रोच ये होता है कि सर इसमें 0/0 फॉर्म भी आ रही है। सर एंड में भी 0/0 कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो एल ऑर्बिटल लगा दो, हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये है, यस सर। अभी पुट करोगे 0/0 आ रही होगी, आती है ना। सर कंजुगेट करने पे पर भी 0/0 है। अभी रखने पे क्या होगा? अच्छा अभी तुम रखते हो तो क्या बनता है? 9 0/0 है। ओके तो इनिशियली पहले पुट करके चेक कर लेंगे, तो x को 1 रख के देखेंगे 0/0 आ जाएगी। अब इसमें आप क्या करो, कॉन्जुगेट ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको हम वो कर देंगे ना, एल ऑर्बिटल लगा लेंगे फिर। तो यहाँ से √x + 8 माइनस √8x + 1, और डिनोमिनेटर है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - x + 7x - 3 अपॉन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a² - b², सो 5 - x 7x - 3, चेक कर लो, a² - b², ठीक है ना। तो हमने इसके कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5 - x - 7x, तो 5 + 3 8, और कितना आएगा -8x, चेक करना भाई। सो 8 - 8x, 8 - 8x। हाँ तो 8 × 1 - x, तो भी 0.0। अब एक बार चेक करो, यहां मैं x को अगर 1 रखता हूं तो क्या बनेगी ये, सिर्फ इसमें रखो, x को 1 रखो, 2 + 2 आएगा सर। 2 2 + 4 आएगा सर। ये 2 और ये 2 4 आ गया ना। तो आपको पता है ना, लिमिट ऑफ fx * gx बराबर लिमिट ऑफ fx * लिमिट ऑफ gx। तो मैं इस टर्म को आसान बनाने के लिए मैं यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूँ, और पुट कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये फाइनाइट लिमिट है इसकी, तो मैं पुट कर सकता हूँ। तो इसको अलग लिमिट लगाया और इसका लिमिट अलग रखेंगे, तो ये 4 आ गया, तो 4 को बाहर रख लो। तो अब क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, ये वाला क्वेश्चन है। अब x + 8 माइनस √8x + 1 अपॉन 8 × 1 - x। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। अब क्या करना चाहते हो, कई सारे ऑप्शंस हमारे पास है, एल ऑर्बिटल लगा लो तो भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लगा लो। सो इसमें 1/2 √x, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 √x × 8 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले रूट का डेरिवेटिव, फिर इनसाइड का डेरिवेटिव, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या होगा -8, तो इसका डेरिवेटिव -1। अब x को 1 रख दो, बताओ क्या आंसर आया। तो x को 1 रखो,
तो ये 1 अपॉन हो जाएगा 6 माइनस 8 अपॉन, यहाँ 1 रखो, 9 3 6, और पूरे के अपॉन में है ये है ना। अरे भाई सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आया, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 8, सर 7/12 7/12 इज आंसर। ये देखो डी ऑप्शन 7/12 हो गया। कितना टाइम हुआ है? ऐसे मुझे आज जाना भी है, तो अभी मैं 10 क्वेश्चन ना, अगली क्लास है नहीं, मुझे अभी कहीं जाना है, तो एक काम करते हैं, तो मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब आपका काम है अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, तो नेक्स्ट टाइम मैं डाउट सिर्फ लूंगा, ठीक है ना। अभी मैंने पहले 10 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया, आपको आइडिया मिल गया कैसे कर रहे हैं, और आसान क्वेश्चन ये सब है। सो आप 11वां करो, रैंक निकालना है, कितना आसान है ना, तो थोड़ा रैंक पे काम करना है। फिर क्या है, एक मैट्रिक्स दे दिया, एक आइगन वैल्यू है 1, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, आसान है ना। आइगन वैल्यू क्या होता है पता ही होगा, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू है, तो उसने एक दे रखा है, तो ट्रेस और डिटरमिनेंट यूज करो, हो जाएगा। फिर ये आपके पास दे रखा है बॉल्स नंबर दिस प्रोबेबिलिटी दिस, इसमें कोई नंबर फिक्स कर लेना, ए के चक्कर में ना पड़ के तुम ए कोई फिक्स भी कर सकते हो, है ना। ए लेस देन 500 का, ए को 1 रख दो एग्जांपल के लिए, फिर देखो क्या होता है। अच्छा ये इसने पूछा ही है, ओ यहाँ ए की वैल्यू ही पूछा है, तो पुट नहीं कर सकते ना, फिर देखना पड़ेगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसके भी कर सकते हैं, ये हाँ बना के उससे कर सकते हैं, ये दे रखा। हाँ ट्राई करना, इसको ट्राई करके आओ, ये सब भी आसान क्वेश्चन है। इंडक्टिव ये दे रखा है, रिलेशन आपको इंडक्शन है, इसमें यूज करना है, हो जाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, हालांकि मेनली सब्जेक्टिव वाले में दिक्कत होगी, वहाँ ग्रेजुएशन लेवल, ये तो 11-12 लेवल का पेपर है, पीएसए, पीएसबी ग्रेजुएशन लेवल का है, तो वहाँ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ये पीएसए है ना 2024, मतलब 24 के लिए सैंपल पेपर है ये, तो आपको ये 23 का पीवाईक्यू है, तो ये सब सॉल्व कीजिए, इसको ट्राई करके आओ। कितने क्वेश्चन है टोटल, 20 से आगे 30 है ना, सो 30 क्वेश्चन है। सो आप इसको ट्राई करके आओ, अगले क्लास में जब, आज क्या है, आज तो ट्यूसडे है, तो थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, हाँ अभी 2 क्लास 2 बैच की होगी, फिर उसके बाद आपका टर्न आएगा फ्राइडे को, फिर तो फ्राइडे को इसका हम डाउट डिस्कस करेंगे, तो आप ट्राई करके आओ, फिर बताना इसमें ये क्वेश्चन डाउट है, सिर्फ मैं डाउट बताऊंगा फ्राइडे को, ठीक है ना। तो जो ट्राई करना वही ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि डाउट ही बताऊंगा, और नहीं ट्राई करो क्या ही फायदा है क्लास ज्वाइन करने का, फिर है ना। तो आराम से ट्राई करो, और जो डाउट रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे डिस्कस करते हैं, तब तक इसको कंप्लीट करो। और यही नहीं, बाकी पेपर भी कर लो तुम, 23 के 22 के 21 के 20 के 18 19 जो भी अवेलेबल है, बैठ के कंप्लीट करो, है ना, इतना टाइम हमारे पास। तो अभी आज मैं ये स्टॉप करता हूँ, बाकी आपको करके आना है, और फिर फ्राइडे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहले पीएसए कराऊंगा, फिर पीएसबी करेंगे, या आप सारे पीएसए एक साथ कर सकते हैं, फिर पीएसबी कर सकते हैं, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, क्योंकि मैं भी समाउ सीख ही रहा हूँ, इसलिए मैंने बैच चलाए हैं, ठीक है ना। तो चलो थैंक यू, अभी के लिए मिलते हैं फ्राइडे।